हेलो एवरीवन। आज हम सीपीसी का वो पोर्शन लेने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे हर एस्पायरेंट को डर लगता है, और वो है ऑर्डर। सिर्फ 34 पॉइंट्स में हम आपको सारे 51 ऑर्डर एक्सप्लेन कर देंगे और बहुत ही इजी तरीके से। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को हर एक तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है कि कितने ऑर्डर हैं सीपीसी में, तो आप बताएंगे 51 ऑर्डर है पूरी सीपीसी में। स्टार्ट करते हैं। पहला ऑर्डर, ऑर्डर 1, नियम 10। ये कहता है गलत वादी के नाम से वाद। इसमें यह बताया गया है अगर कोई वाद गलत वादी के नाम से दाखिल कर दिया गया है और न्यायालय को लगता है कि ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो न्यायालय इजाज़त देता है कि आप वादी का नाम संशोधित करने की आज्ञा दे देगा। दूसरा, आदेश 2, नियम 2। वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। इसका भी मतलब समझ लें। आप जब वाद प्रस्तुत करने जाएं तो सारे के सारे दावे आप प्रस्तुत कर दें एक ही वाद में। अगर कुछ छूट जाता है या आप जानबूझ के छोड़ते हैं या किसी भाग का त्याग कर देते हैं या कई अनुतोष हैं उनमें से किसी को छोड़ देते हैं, तो आगे आपको न्यायालय ये आज्ञा नहीं देगा, इजाज़त नहीं देगा कि आप दूसरा वाद प्रस्तुत करें। इसलिए जो छूट गया सो छूट गया। सेकंड में आदेश 2, नियम 2 में ये बताया। तीसरा पॉइंट, आदेश 4 का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये कहता है वादों तथा कार्रवाइयों का समेकन। समेकन मीन्स होता है जोड़ देना। इसमें होता क्या एग्जैक्टली, न्यायालय को जब पता लगता है कि एक ही न्यायालय में उन पक्षकारों के बीच 2 या अधिक मामले हैं, तो वो आदेश दे देते हैं कि इन सारे मामलों को एक साथ जोड़ दिया जाए और उनका संयुक्त विचारण किया जाए और सबकी कार्रवाई पर साक्ष्य अलग अलग या साथ में ले लिए जाए। ये कहलाता है वादों का समेकन। चौथे पॉइंट में आदेश 5, नियम 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापित तामील। प्रतिस्थापित का मतलब समझ लीजिए इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह पर। क्या मतलब है इसका, ये तब यूज होती है, ये सम्मन एग्जैक्टली सम्मन की तामील है। ये तब करता है न्यायालय जब वो देखता है कि प्रतिवादी सम्मन लेने से बच रहा है, कहीं गायब हो जा रहा है, कहीं मना कर रहा है, तो प्रतिस्थापित तामील की जाती है। इसमें क्या 3 बातें याद रखना है आपको। या तो सम्मन को उसके घर पर लगवाएगा, दूसरा घर पर लगवाने के अलावा उसके गांव या नगर या किसी गली जहां वो रहता है, ऐसी जगह पर जहां से पढ़ा जा सके वहां लगवा देगा लिखवा के। तीसरी बात, न्यायालय सदन में लिखवा के उस सम्मन को लगवा देगा। और एक और है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगता है तो दैनिक जो न्यूज़पेपर होता है, समाचार पत्र होता है, उसमें सम्मन की तामील को प्रकाशित करा देगा। इस तरह से ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ये चारों प्रतिस्थापित तामील के भाग होते हैं और इसमें यही कहा जाता है कि ये तामील सीधे प्रतिवादी पर है, इसमें कोई बचाव का मौका नहीं है प्रतिवादी के पास। इसके बाद आ जाइए आप आदेश 5वें पॉइंट पर, आदेश 6, नियम 17 बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बताया गया है अभिवचनों का संशोधन। अभिवचन क्या होते हैं, दावा हो सकते हैं, प्रतिदावा हो सकते हैं, लिखित कथन हो सकते हैं, कुछ भी। दोनों में से किसी पक्षकार को भी कार्रवाई के दौरान न्यायालय को ये संज्ञान दिलाया जाता है कि साहब ये संशोधन होना चाहिए, इससे मामले पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और न्यायालय को लगता है कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए, तो वो संशोधन की अनुमति देगा। मगर सबसे मेन बात है, विचारण शुरू होने के बाद वो न्यायालय अनुमति संशोधन की अभिवचनों में नहीं देगा। ये था आदेश 6, नियम 17। अब आ जाइए छठे पॉइंट पे,
छठा पॉइंट क्या कह रहा है, आदेश 7 नियम 11 वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। बहुत आता है ये, लगभग हर एक में मिलेगा आपको। वाद पत्रों का नामंजूर किया जाना, इसमें पूछा जाता है किन बातों पर न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर देगा। तो आप याद रखिए, पहली बात है वाद पत्र हेतु प्रकट नहीं करता हो। दूसरी चीज है दावा का अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और टाइम मिलने के बाद भी मूल्यांकन सही नहीं किया गया है। तीसरा पॉइंट है दावा का अनुतोष का मूल्यांकन तो ठीक है मगर अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है दावा। चौथी बात है वाद पत्र में कथन में ये प्रतीत होता है कि विधि द्वारा वर्जित है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वाद पत्र अगर विधि द्वारा वर्जित है तो नामंजूर कर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है। और लास्ट पॉइंट पर कहलाता है इसी आदेश के नियम 9 में उपबंधों को पालन करने में असफल रहा है। इसी आदेश में आगे आदेश 7 नियम 13 में कहा गया है वाद पत्र की नामंजूरी से नए वाद पत्र का उपस्थित किया जाना प्रभावित नहीं होगा। क्या मतलब है, जैसे आदेश 7 ने नियम 11 में आज आपका वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया तो आप ऐसा नहीं कि आप घर बैठ जाएंगे, आप फिर से जाइए न्यायालय, अपनी फीस वगैरह भरिए, कारण बताइए और आप उसी तथ्य के आधार पर आप दूसरा वाद उपस्थित कर सकेंगे। न्यायालय इसमें आपको मना नहीं करेगा, मना करने की अनुमति न्यायालय को नहीं है। अब आ जाइए आप आदेश 8 नियम 1, इसको कहते हैं लिखित कथन। लिखित कथन से रिलेटेड है। लिखित कथन क्या होता है, प्रतिवादी जो अपनी वादी के से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है उसको लिखित कथन कहते हैं। और ये लिखित कथन क्या होना चाहिए, इसमें पूछा जाता है मैक्सिमम कितना टाइम मिलता है। तो अब उसको अपनी प्रतिरक्षा के लिए 30 दिन के भीतर लिखित कथन देना चाहिए न्यायालय को। 30 दिन में अगर मान लीजिए वो नहीं कर पा रहा है तो बढ़ा के 90 दिन किया गया। और अगर वो वाणिज्यिक मामले हैं, कॉमर्शियल मामले हैं तो मैक्सिमम 120 दिन, ये बहुत आता है ऑप्शन में। पहले 30 दिन के अंदर नहीं होता है तो 90 दिन के अंदर, और वाणिज्यिक मामलों में 120 दिन के अंदर उसको लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा न्यायालय के सामने। फिर आप आ जाइए इसी का आदेश 8 है नियम 6 है मुजरा की विशिष्टियां लिखित कथन में दी जाएंगी। पूछा जाता है मुजरा किस आदेश में है, तो आदेश 8 है नियम 6 है। मुजरा की विशिष्टियों का मतलब क्या है, मुजरा एग्जैक्टली एक ऐसी चीज होती है जैसे दो वादी प्रतिवादी दोनों का एक दूसरे पर लेन देन है, तो प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा खत्म होने से पहले या फिर पहली सुनवाई लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर मुजरा प्रस्तुत कर देगा कि हमें भी इनसे इतना लेन देन है, हमारा ये कराया जाए, इनसे हमें इतना रकम दिलाई जाए। और मुजरा का प्रभाव पूछा जाता है तो बताएंगे आप प्रतीपवाद की तरह होता है मुजरा का, और न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर डिग्री करता है। पूछा जाता है प्रति दावा किसमें है, किस आदेश में है, तो आदेश 8 नियम 6 का में प्रतिवादी द्वारा प्रति दावा कहाँ है, आदेश 8 नियम 6 का। प्रति दावा तो होता है मुजरा के अतिरिक्त है, मुजरा के अतिरिक्त प्रति दावा भी प्रतिवादी करेगा। और उसमें पहली सुनवाई को और इसमें प्रतिरक्षा मिलने से मुजरा की खास बात थी, आपको पहली सुनवाई पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें आपको प्रतिरक्षा जितना टाइम मिला है उससे पहले आप प्रति दावा प्रस्तुत कर दें। ये भी प्रतीपवाद के अनुसार होता है और इसमें भी न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय देता है। और एक खास बात बता दें, यहाँ पर जो मुजरा है वो ढाल है और जो आपका प्रति दावा है ये तलवार है, ऐसा पूछा जाता है, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। अब आप आ जाइए आदेश 9 नियम 6 जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया। तो
क्या कहने का मतलब, अगर जैसे सिर्फ वादी आया न्यायालय में, प्रतिवादी नहीं आया तो नहीं आया, तो एक आपने सुना होगा एक पक्षीय डिग्री कर देता है न्यायालय की, जाइए प्रतिवादी इच्छुक नहीं है। दूसरा इसका जस्ट उल्टा, आदेश 9 नियम 8, जब केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया क्या होगी, तब देखेगा न्यायालय कि यार प्रतिवादी तो आया, वादी नहीं आया है, तो क्या करेगा, वाद को खारिज कर देगा कि वादी इच्छुक नहीं है। फिर आप आ जाइए आदेश 9 नियम 13 में। आदेश 9 नियम 13 इंपॉर्टेंट है। आदेश 9 नियम 13, प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना। प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री हो गई है, अब वो बेचारा कोर्ट में आया कि साहब हमें, वो बताए कोर्ट को कि हमें सम्मन की तामील नहीं हो पाई थी, हम जो है हमारे पास सचमुच में पर्याप्त हेतु है कि हम उपस्थित नहीं हो पाए थे, और न्यायालय को लग जाए कि हाँ ये प्रतिवादी जानबूझ के नहीं बचा था सम्मन से और कुछ ऐसे हालात थे कि ये उपस्थित ना हो पाया, तो न्यायालय उसकी बात को सुनेगा और फीस वगैरह जमा करा के उसके खिलाफ की गई कार्रवाई को अपास्त कर देगा, खत्म, अपास्त मीन्स खत्म कर देगा और नया कार्रवाई करेगा। इसमें एक स्पष्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्पष्टीकरण से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कहा जाता है अगर मान लीजिए वो अपील भी किया हुआ है प्रतिवादी, तो सिर्फ आपको ये समझना है या तो वो अपास्त करने के लिए आवेदन करे या फिर अपील करे, और अगर अपील उसकी किसी तरीके से उसने अपील वापस ना ली हो और अपील का निर्णय हो गया हो किसी भी आधार पर, तब वो एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए न्यायालय में नहीं आएगा। ये बताया गया है स्पष्टीकरण में, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पष्टीकरण। मतलब स्पष्टीकरण ये कहता है या तो आप एक पक्षीय डिग्री के अपास करने के लिए आइए, आवेदन करिए, या फिर अपील करिए, दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। फिर आता है आधार आदेश 12 नियम 2, दस्तावेज की स्वीकृति के लिए सूचना। दस्तावेज की जो चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, सूचना के लिए 7 दिन मिलते हैं। पहले ही 15 दिन थी, 15 से 7 दिन कर दिया गया। 7 दिन के अंदर अंदर आपको उस स्वीकृति को न्यायालय को बताना होगा कि हमें ये चीज़ मिल गई, हमें स्वीकृत है। सिर्फ इतना ही बताया गया इस आदेश में। फिर आप आ जाइए आदेश 13 नियम 8, न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा। इसमें एक चीज़ और देखिए, हमने ब्रैकेट में लिखा है 13 × 8 = 104। यही CRPC सेक्शन में 104 में भी एज इट इज़ बात की गई है परिबद्ध करने के लिए। परिबद्ध मतलब होता है जो दस्तावेज न्यायालय के सामने आए हैं उसको बॉन्ड करके रख ले, बना अपने पास रख ले, हिफाजत में रख ले कि ये हो सकता है इनसे छेड़छाड़ हो, तो ऐसा परिबद्ध करने का आदेश न्यायालय देता है जब उसको लगता है कोई खतरा है। ये 2 जगह है, CRPC में भी है 108 में और CPC 13 आदेश 13 नियम 8 में। आदेश 15 नियम 5 इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या कहता है, ग्रहित बाटक निक्षेप करने की आवश्यकता के लिए प्रतिरक्षक को अमान्य करना। इसमें क्या होता है, पट्टादार है, उसको पट्टाकर्ता ने टाइम दिया कि चलिए आप इतने दिन तक हमें किराया दे दीजिए, भाटक मीन्स किराया दे दीजिए, और फिर भी पट्टेदार किराया देने में असफल रहा। कब, उसकी वाद की पहली सुनवाई तक या पहली सुनवाई पर असफल रहा, जिसमें कि वाद व्यय होगा जो कि 9% होगा, और अधिवक्ता की फीस भी होती है। HJS में पूछा गया है, अधिवक्ता भी की फीस भी इंक्लूड होती है, आधी फीस, ये पूछा गया है HJS में, कितनी फीस, आधी फीस दे प्लस 9% के साथ उसको हर्जाना दे पहली सुनवाई पर। अगर नहीं देता है तो न्यायालय उसकी बात को नहीं सुनेगा, उसको बेदखल करने का आदेश दे देगा, ऐसा कहा गया है आदेश 15 नियम 5 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदेश 18 नियम 3, जहाँ की कई विभागक हैं वहाँ साक्ष्य। अगर कई विवादित या विभागक तथ्य हैं तो वहाँ सबका अलग अलग साक्ष्य लेगा न्यायालय, अनुमति देगा कि सब लोग अपना अपना साक्ष्य दें, अपने अपने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देगा न्यायालय, ऐसा कहा गया है। फिर आ जाइए आप पॉइंट नंबर 19, आदेश 20 में बताए गए हैं निर्णय और डिक्री के बारे में। इसमें सिर्फ ये याद रखिए किस आदेश में निर्णय और डिक्री है, तो आदेश 20 में है। एक 19 भी था, आदेश 19, आदेश 19 में है तो ये आदेश 19 नियम 1, शपथ पत्र किसी बात के शपथ
आज पूछा जाता है शपथ पत्र किस आदेश में है, तो आदेश 19 में शपथ पत्र है। और शपथ पत्र क्या है, किसी बात के शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति। मतलब न्यायालय में आप जो भी तथ्य साबित करना चाहते हैं, कोई बात साबित करना चाहते हैं, तो आप शपथ पत्र के द्वारा देंगे, ऐसी शक्ति न्यायालय को है, वो ऐसा आदेश करेगा आपके लिए। फिर आदेश 21 नियम 18, पहले तो आप याद रखें, आदेश 21 सीपीसी का सबसे बड़ा आदेश है। इसमें 106 नियम है, पूछा जाते हैं सारे क्वेश्चन। और इसमें बताया गया पहला आदेश 21 नियम 18 प्रति डिक्रियों की दशा में निष्पादन। इसका मतलब समझ लीजिए कि दोनों पक्षकार एक दूसरे के विरुद्ध डिक्री पाने के हकदार हों और दोनों ही एक ही विवाद में वादी और प्रतिवादी हों, एक दूसरे के लेनदार देनदार हों, तो न्यायालय देखेगा कि दोनों का कितना है। अगर दोनों की एक दूसरे पर बराबर की लेन देन है तो वो उसको तुष्ट कर देगा, दोनों को तुष्ट कर, मतलब दोनों की डिक्रियों की तुष्टि प्रविष्ट कर देगा कि दोनों को किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर बड़ा लेनदार है, दूसरा छोटा लेनदार है, तो छोटे वाले को उसमें से घटा के छोटे को निष्पादित कर देगा, बड़े की अमाउंट दिलाएगा। मगर शर्त यही है कि राशियां निश्चित हों और एक दूसरे के विरुद्ध हकदार हों, ऐसा कहा गया है। आदेश 21 नियम 18। फिर आप आ जाइए, अब छोटा छोटा लिखा, देखिए ध्यान से देखिएगा। आदेश 21 नियम 32 विनिर्दिष्ट पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री। मतलब डिक्री किन किन आधारों पर दे रहा न्यायालय, विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक रिलीफ विनिर्दिष्ट पालन के लिए, या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए, या फिर व्यादेश के लिए डिक्री। इसको समझ लीजिए, इसमें दो चीज़ें, विनिर्दिष्ट पालन और प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री अगर देगा न्यायालय तो इसमें संपत्ति की कुर्की कर सकता है, उसको बिकवा सकता है, और जो निर्णीत ऋणी है उसको कारावास में, सिविल कारावास में भेज सकता है। जबकि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए सिर्फ और सिर्फ संपत्ति की कुर्की या बिक्री की जा सकती है। इसमें आगे भी बताया गया है कि अगर किसी निकाय के विरुद्ध ये डिक्री है तो निकाय का अधिकारी जो है उसके होगी, और 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये डिक्री पारित कराएगा। अगर 6 महीने के अंदर नहीं कराता है तो आगे ये जाके डिक्री अपने आप, ये आदेश अपने आप खत्म हो जाएगा। ये डिटेल्ड है स्टडी, आगे हम आपको बताएंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखें। फिर इसमें आया कि ये हो गया डिक्री। आदेश 21 नियम 35, अब नियम इससे पहले 32 हुआ था, अब नियम 35 स्थावर संपत्ति के लिए डिक्री। स्थावर संपत्ति के लिए डिक्री का क्या मतलब है, कोई मान लीजिए डिक्री किसी के हक में हो गई है, डिक्रीदार चाह रहा है कि उसको कब्जा मिले और निर्णीत ऋणी उसको कब्जा नहीं दे रहा है, तो न्यायालय सख्ती करेगा, डोंडी पिटवाएगा, या जहाँ पर किसी रूढ़ी के अनुसार कोई औरत है रह रही है उसको हटवाएगा, और निर्माण या जो भी घर या कब्जा है उसमें आप पर आवश्यक बल द्वारा कब्जा दिलाएगा। ये कहा गया है आदेश 21 नियम 35 में। फिर आ जाइए आप आदेश 21 नियम 92 विक्रय कब आत्यंतिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा। सिर्फ ये पूछा जाता है विक्रय कब, तो जब पूरी कंडीशन फुलफिल हो जाए विक्रय की तो वो अपास्त हो जाएगा, या उसको अपास्त कर दिया जाएगा, या आत्यंतिक हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, ये आपका आदेश 21 खत्म हो गया। फिर आप आइए पॉइंट नंबर 25 पर, आदेश 39 नियम 1 वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा। बहुत पूछा जाता है कौन सी दशाएं हैं जिसमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है। अभी एक सेक्शन छूटा हुआ है, 33 छूटा है, एक सेकंड पहले 30 तो हम लोग 20 पर चले, हाँ कई एक सेक्शन छूट गए। एक 21 के बाद आएगा सेक्शन नंबर पॉइंट नंबर 23 और आदेश नंबर 23 नियम 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया वाद में
समझौता या संधि पत्र पूछा जाता है। संधि पत्र कहाँ पर है? तो समझौता या संधि पत्र है आदेश 23 नियम 3 में। इसमें का बताया है कोर्ट किसी भी व्यक्ति की संपत्ति चाहे जिस पर विवाद चल रहा वो हो या किसी और से संधि करा सकता है कि आपस में ये आप लोग लेन देन कर लीजिए, ऐसा बताया गया है आदेश 23 नियम 3 में। 24वां पॉइंट है आदेश 33 नियम 1। ये निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किए जा सकेंगे। निर्धन व्यक्ति के द्वारा भी, निर्धन व्यक्ति इसमें किसको माना गया ये पूछा जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास जिसका विवाद चल रहा हो संपत्ति के अलावा 1000 रुपये भी ना हो तो वो निर्धन व्यक्ति है और वो उसे वाद दाखिल करने का अधिकार है। उसमें आगे बताया गया है 33 आदेश के बाद, ऑर्डर के बाद कहाँ गए, 33 के बाद आप आ जाइए। अब आइए पॉइंट नंबर 25। अब आइए आदेश 39 नियम 1। वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा। तो अस्थायी व्यादेश न्यायालय कब देता है, ये बातें आपसे बहुत पूछी गई हैं। ये एग्जैक्टली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 37 में ये भी ये बात बताई गई है। तो होता क्या है, न्यायालय अगर देखेगा कि दोनों में से कोई भी पक्षकार विवादित वस्तु को नुकसान पहुंचाने की या उसको विक्रय करने की आशय रख रहा है तो वो अस्थायी व्यादेश दे देगा। अस्थायी व्यादेश का मतलब है टेम्परेरी ऑर्डर टाइप, रोक देगा कि यथा स्थिति बनाए रखें। दूसरे पॉइंट में बताया गया है प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी संपत्ति को हटाने या व्यनित करने की धमकी देता है। प्रतिवादी क्या है, वादी को धमकी दे रहा है मैं बेच डालूंगा या मैं हटा ले जाऊंगा समझ लो, तो तुरंत वो व्यादेश पारित हो जाएगा। तीसरी बात बताई गई है प्रतिवादी वादी को वाद में विवादग्रस्त संपत्ति से वे कब्जा करने की आशय रखता है। मतलब वो प्रतिवादी बहुत बदतमीज है और वो वादी को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है या ऐसा उसने किया है कि इसको हटा दिया जाए, तो भी यहाँ पर आपको टेम्परेरी मतलब इंजंक्शन मतलब व्यादेश पारित करा सकते हैं न्यायालय से कि प्रतिवादी हमें परेशान कर रहा है। ये मेनली सेक्शन प्रतिवादी के खिलाफ है और वादी के पक्ष में है। पूछा भी जाता है ये सेक्शन किसके पक्ष में, तो आपको ये बताना है। फिर आप आ जाइए आदेश, ये हो गया। फिर इसके बाद आप आइए 26 पॉइंट कहाँ है, आदेश 40 नियम 1। इसमें वो पूछा गया है रिसीवरों की नियुक्ति, किस सेक्शन में है रिसीवरों की नियुक्ति, तो आप बताएंगे आदेश 40 में रिसीवरों की नियुक्ति है। डिक्री से पहले, इसमें पहला पॉइंट है डिक्री से पहले या बाद कभी भी रिसीवर नियुक्त कर सकता है न्यायालय, और संपत्ति का कब्जा रिसीवर को दे देगा, और अभिरक्षा उस आदमी से कब्जा अभिरक्षा हटा लेगा जिसकी संपत्ति थी, और सारे अधिकार जो कि उस प्रॉपर्टी वाले के थे वो सारे रिसीवर को जाएंगे। वो जैसे संपत्ति का आपन है, प्रबंधन है, संरक्षण है, परिरक्षण है, ये सारी शक्तियाँ या वाद लाने का या वाद लड़ने का अधिकार है, ये सारी के सारे अधिकार रिसीवर को होते हैं। ये बताया गया है आदेश 40 नियम 1 में। फिर आप आ जाइए पॉइंट नंबर 28 आदेश 41। अब आपको सिर्फ इतना, ये सब आप पढ़ चुके हैं। आदेश 41 में प्रथम अपील है जो कि धारा 96 में बताई गई है सीपीसी की। आदेश 42 में द्वितीय अपील है जो कि धारा 100 में बताया गया है सीपीसी। और आदेश 43 में आदेशों की अपीलें हैं जो कि धारा 104 सीपीसी में हमने आपको पढ़ाया है, सब पढ़ाया है, एक वीडियो हमारा इससे पहले आप देख लें प्लीज़। फिर आदेश 44 निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अपील भी करने का भी अधिकार है निर्धन व्यक्ति को। निर्धन वही है जो 1000 रुपये भी नहीं है या जिसके पास फीस जमा करने, जो अपील की फ़ीस होती है वो करने की उसके पास फीस नहीं है, फीस देने का, तो जिसको कहते हैं अपील का ज्ञापन के लिए भी फीस नहीं है, तो वो बेचारा गरीब है, निर्धन है, उसको भी अपील करने का अधिकार है। और इसमें देखा जाता है कि सिर्फ आदेश 33 के अनुसार नहीं चलेगा न्यायालय, वो 44 के अकॉर्डिंग खुद तय करेगा न्यायालय कि इस वक्त वो निर्धन है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आदेश 13 के अकॉर्डिंग वो निर्धन था तो यहाँ पर भी निर्धन हो सकता है, उसके हालात बदल गए हों, तो ये न्यायालय देखेगा तब उसको व्यक्ति को अनुमति देगा आदेश करने मतलब अपील करने का। आदेश 45 में उच्चतम न्यायालय में अपीलें हैं जो कि धारा
109 में हमने आपको पढ़ाया है सीपीसी। आदेश 46 में निर्देश है, जो कि धारा 113 में हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप देखें प्लीज। आदेश 47 पुनरावलोकन से संबंधित है, क्योंकि धारा 144 में हमने इससे पहले वाला वीडियो जिसमें हमने सारी धाराएं एक्सप्लेन की हैं सीपीसी की, उसमें देख लें, आपको डिटेल स्टडी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more benefits to all students. Thank you.